नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक नई कहानी के साथ। मैं ईश्वर सिंह आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी विचलित हो सकते हैं, आप भी सहर उठेंगे कि कोई आदमी ऐसा भी क्रूर हो सकता है जिसको वो प्यार करता है, जिसके साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और उसी को मिटाने के लिए इतनी क्रूरता करता है कि उसके 57 टुकड़े करके उसकी लाश जो होती है वो फ्रिज में छुपा देता है। ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये कहानी शुरू होती देहरादून से। एक व्यक्ति होता है जो 11 साल से लगातार कोर्ट जेल में सज़ा काट रहा होता है, जेल में बंद है, और वो अचानक कोर्ट को एक खत लिखता है और खत में लिखता है कि श्रीमान, मैं पिछले 11 साल से जेल में बंद हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जज साहब कि मेरी कुछ दिनों के लिए मुझे जेल से छोड़ा जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। 18 साल की उनकी उम्र हो गई है, काफ़ी बड़े हो गए हैं। कुछ पल, कुछ वक्त मैं उन बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। जब जज साहब के साथ जब जज के सामने ये लेटर पहुंचता है तो जज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी क्रूरता से हत्या की, उसको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। जब ये कहानी जज साहब के सामने पहुंचती है उसके लेटर की, तो उसके बाद ये अखबार की सुर्खियाँ भी बनने लग जाती है और लोगों का दिमाग 11 साल पीछे दौड़ने लगता है कि किस तरह से एक कहानी ऐसी हुई थी जिसने सब कोई हिला के रख दिया था, डरा के रख दिया था। उसी कहानी सभी के जहन में दोबारा से उतर आती है, सभी के दिमाग में सोचने की हो जाती है। आप सुनाते हैं कहानी विस्तार से, आखिर हुआ क्या था। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। कि कहानी देहरादून से है। एक बहुत ही प्यारा परिवार देहरादून में रहा करता था। ये कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून का एक इलाका है प्रकाश नगर, उसी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा करता था जिसका नाम था प्रकाश गुलाटी। उसकी पत्नी होती है अनुपमा गुलाटी। वो 50 दिनों से लापता हो जाती, गुमशुदा हो जाती है। और प्रकाश गुलाटी है वो जो परेशान रहता है और वो कहता है कि 50 दिन हो गए हैं मेरी बीवी को गायब हुए। उसके 2 बच्चे थे जिनकी उम्र 7-8 साल रही होगी, एक की उम्र कम रही होगी। वो उन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता था और तैयार करने के बाद में खुद को भी ऑफिस जाना पड़ता था। वो परेशान था कि करे तो क्या करे कि उसकी बीवी 50 दिनों से लापता है और उसको कोई पता नहीं है। और इसी बात को लेकर अक्सर अपनी सास ससुर और अपने माता पिता से बातें किया करता था कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, कि 50 दिन से अनुपमा जो है वो लापता हुई है, शायद अब वो लौट के नहीं आएगी और वो कहीं चली गई है। उसकी परेशानी को देखते हुए उसका जो साला होता है SK कुमार, वो दिल्ली से देहरादून पहुंच जाता है। देहरादून पहुंचकर वो अपने जीजा को ढाढ़स बनाता है, कहता है कि आपने आज तक जब इतने दिन हो गए तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में क्यों नहीं करवाई। कुछ सवाल जवाब होते हैं, सिलसिला सवाल जवाबों का आगे बढ़ता है और तय किया जाता है कि कल सुबह उठ करके और हम एक थाने में जाएंगे, वहाँ जा कर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और रिपोर्ट दर्ज करवा के पुलिस से अनुरोध करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढकर हमें सौंप दी जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बैरान हो गई है। उसके बाद वो रात्रि को सो जाते हैं। दोनों जीजा साले में ये बातें होती रहती कि सुबह जाकर के थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और पुलिस से अनुरोध करेंगे उसको ढूंढने के लिए, जो अनुपमा गुलाटी होती है। उसके बाद रात को सो जाते हैं, सुबह उठती है तो उसका जीजा जो होता है वो बाथरूम में नहाने के लिए जाता है और नहाने के बाद जाता है तो उसका जो साला होता है RK कुमार, वो सोफे पे बैठ के एंजॉय करता है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि भैया आप परेशान ना हो और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं लौट के नहीं आऊँगी। तो वो मैसेज पढ़ता है तो अपने जीजा का एंजॉय करता है। जब उसका जीजा बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो उसको दिखाता है कि देखो अभी तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, मैंने कई बार ट्राई किया है और लेकिन अचानक ऑन हुआ। ऑन होते ही ये मैसेज आया है कि मैं लौट के नहीं आना चाहती और आप मुझे ढूंढने के प्रयास ना करें और परेशान ना हो। तब उसमें जीजा कहता है कि मैं कहता था वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर गई है और वो अपने आप ही लौट के आ जाएगी, इसलिए हमें थाने नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसका जो साला होता है वो जोर देता है और कहता है कि नहीं, हमें इस मैसेज को पुलिस को दिखाना चाहिए और पुलिस को दिखा करके रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए।
उसके बाद वो दोनों थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गुमशुदगी की जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो पुलिस कहती है कि आप परेशान ना होइए, जैसे भी कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको फ़ोन के ज़रिए या आपको बुला करके उसके बारे में बताएंगे, और आप जाइए। उसकी रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है और हम उसकी तलाश करने का प्रयास करते हैं। वो घर पहुंच जाते हैं, करीब 2-3 घंटे बीतते हैं, वो बच्चों के साथ अपना टाइम पास करते हैं और अचानक दरवाजे की बेल बजती है। दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोल के देखा जाता है तो 5 पुलिस वाले उसके घर आ जाते हैं और घर आकर के कुछ पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस वाले पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए अनुपमा के बारे में जानकारी मांगते हैं कि तुम्हारी शादी कितने दिन हुई पुरानी है और तुम्हारी किस तरह से जीवन यापन हो रहा था, तुम्हारी लाइफ किस तरह से गुजरती थी, तुम लोगों में कितना प्यार था। सारी पूछताछ करने के बाद पुलिस उनकी एक फ़ोटो मांगती है जो अनुपम गुलाटी होती है उसी की। तो उसकी फ़ोटो जो होती है वो दुल्हन के रूप में एक फ़ोटो होती है, जो शादी की फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो पुलिस को दी जाती है कि ये है अनुपमा गुलाटी और इसी की तलाश पुलिस को करनी है। 5 पुलिस वाले इस पूरी मामले को ढंग से सुनते हैं। सुनने के बाद में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और घर से बाहर जाने वही वाले थे, तभी एक पुलिस वाले का माथा ठनकता है और वो देखता है घर में एक बड़ा सा फ्रिज रखा है। बड़ा सा फ्रिज जो होता है डीप फ्रीज कहलाता है। डीप फ्रीज होता है, बड़ा फ्रिज होता है, स्टील बॉडी में होता है, जिसमें कमर्शियल यूज के लिए जो फ्रिज यूज किया जाता है, जो दुकानों पे यूज किया जाता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब काफ़ी दूध वगैरह काफ़ी सामान एक साथ रखा जाए, ऐसा फ्रिज होता है। डीप फ्रिज बोलते हैं उसको। वो उनके घर में रखा हुआ होता है। तो अपने अधिकारी को बताता, सर कि इस घर में डीप फ्रीज है, इतना बड़ा फ्रिज का घर में क्या काम है? घर में तो अक्सर फ्रीज काम आया करते हैं और यहाँ इस घर में डीप फ्रीज है। तो पुलिस वाले घर से बाहर निकलने से पहले वापस घूमते हैं, वापस घूम के उस घर के अंदर जाते हैं और फिर जो राकेश गुलाटी होता है उससे पूछताछ करते हैं कि इतना बड़ा फ्रिज आपके घर में, इसका क्या काम है, आप किस यूज में लेते हो इसको? तो वो कहता है, सर ऐसा कुछ काम नहीं होता इससे, बाकी ये मैंने वैसे ही खरीद लिया था, मुझे सस्ता मिल रहा था, किसी दुकान को जरूरत थी पैसों की और मैंने ये खरीद लिया था। तो पुलिस आकर के उसकी पैकिंग को, उसकी बनावट को, उस फ्रिज को गौर से देखती है तो फ्रिज पे ताला हुआ लगा देखती है। ताला लगा देख के पुलिस कहती है कि इस पे ताला क्यों लगा रखा है आपने? तो वो कहता है, सर ताला मैंने नहीं लगाया, मेरी पत्नी अनुपमा ने लगाया था, अनुपमा गुलाटी थी उसने लगाया था और वो चाबी भी उन्हीं के पास है, वो चाबी पता नहीं कहाँ रख दी है। और जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस सोचने पे मजबूर होती है कि आखिर ये आदमी इन बातों को इतना क्यों घुमा रहा है। और पुलिस बार बार कहती है कि या तो आप फ्रिज की चाबी ला के दीजिए मुझे कहीं ढूंढ कर, नहीं तो हम इसका ताला तोड़ देंगे। पुलिस की जब लगातार दबाव बढ़ता है, चाबी के बारे में पूछताछ की जाती है, फ्रिज के बारे में जानकारी ली जाती है, किससे खरीदा है, कहाँ से लेके आए हो, हम उनके यहाँ भी पता करेंगे। तो वो सोचता है कि कहीं इसकी जांच पड़ताल में तेरी कुछ और ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए। तो वो डीप फ्रिज की चाबी ढूंढने का बहाना करता है, घर के अंदर कमरे में चला जाता है। कमरे में काफ़ी देर में एक चाबी लेके आता है, कहता, सर ये है इसकी चाबी और मैंने अभी ढूंढी है और आप देखना चाहे तो देख लें। उसको ये विश्वास होता है पुलिस को चाबी मिलने के बाद पुलिस का शक नहीं होगा कि आखिर इस फ्रिज में ताला क्यों लगाया है और पुलिस इसको बगैर चेक करे ही चली जाएगी। लेकिन पुलिस वाले को जो शक होता है वो अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस उस फ्रिज का ताला खोलती है। ताला खोल के फ्रिज ओपन करती है तो पुलिस क्या देखती है? फ्रिज में बहुत सारी काली पॉलीथीन रखी होती है, काफ़ी मात्रा में, जिसमें मीट डाली जाती है। इस तरह की काली पॉलीथीन थी और वो फ्रिज में भरी हुई थी। तो पुलिस पूछती है इसमें क्या है? वो कहता है, सर इसमें मीट है, मैं अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए कभी पहले लेके आया था, लेकिन अनुपमा इसमें बंद कर गई तो मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके खोने के बाद मैं टेंशन में रहता था और मैंने ये इसी में भूल गया हूँ। तो और ये जो बैग पड़े हैं इनमें सब में क्या है? सर किसी में मीट है, किसी में कुछ खाने का सामान है, कुछ इस तरह का ही सामान है जो इसी में पड़ा है। तो पुलिस एक पॉलीथीन को खोलती है, पॉलीथीन उठा के देखती है, देख के वाकई में उसमें मीट निकलती है। उसमें बर्फ़ जमी हुई होती तो पुलिस को शक नहीं होता कि ये मीट किसकी है। उसके बाद दूसरी पॉलीथीन खोली जाती है, दूसरी पॉलीथीन में भी मीट निकलता है। जब तीसरी पॉलीथीन खोली जाती है तो उसमें भी मीट निकलता है और कुछ ऐसा निकलता है जो पुलिस वालों को सोचने पे मजबूर कर देता है। आखिर क्या था तीसरी पॉलीथीन में? तीसरी पॉलीथीन में था एक हाथ की उंगलियां निकली उस तीसरी पॉलीथीन में। और जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और उसको धमकाते हैं, डराते हैं और एक थप्पड़ मारता है एसएचओ कि ये कहाँ से आया, कैसे, किसका हाथ है, तो वो पुलिस को बताता है, सर यही अनुपमा है।
यही अनुपम है, इसको ही मैंने फ्रीज में रख रखा है। ये पॉलीथीन में जो पैक है ये मेरी पत्नी है, अनुपम गुलाटी है। जब पुलिस वाले इस मंजर को देखते हैं तो पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है और उसका साला भी थर थर कांपने लगता है और पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर कोई आदमी इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है कि अपनी पत्नी को इतने टुकड़ों में काट करके फ्रिज में लगा देता है। जब पुलिस पूरी पॉलीथीन की जांच पड़ताल करती है तो शरीर के कुछ हिस्से उसमें मिलते हैं, कुछ उसमें से गायब मिलते हैं। तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वो पुलिस पूछताछ के दौरान जोर जोर से डींगे मार के रोने लगता है और रोते रोते पुलिस को भी एहसास होता है, वहाँ देखने वालों को भी ऐसा लगता है कि शायद इसको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि इसने अपनी पत्नी को मार दिया है। और पुलिस को बताता है कि श्रीमान मैंने इसमें से कुछ टुकड़े फेंक दिए हैं बाहर और बाकी ये बचे हैं, मैं कुछ दिनों में इनको भी फेंक देता और मैं सारी बॉडी को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता, मतलब सारी अंगों को मैं ठिकाने लगा देता। तो पुलिस पूछती है आखिर आपने ऐसा किया क्यों। जब वो कहानी सुनाने लगता है, कहानी इस तरह से सुनाता है कि बात 1999 की है, जब वो कॉलेज में पढ़ा करता था। उसी कॉलेज में ये अनुपम्पा थी, ये भी पढ़ा करती थी। दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान दोनों सेम क्लासेज में होते हैं, सेम ही कोर्स कर रहे होते हैं एमसीए का। और जो कोर्स में दोनों की मुलाकात बढ़ती है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर ये घर की रजामंदी के बगैर दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद में एक नौकरी की तलाश में एक वीज़ा लगाते हैं अमेरिका का। दोनों का साथ साथ वीज़ा लग जाता है, दोनों साथ साथ ही ये अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद ये कुछ दिन आराम से वहाँ रहते हैं, इनकी नौकरी लग जाती है, अच्छे पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद में अनुपम गुलाटी जो होती है वो गर्भवती हो जाती है, उसके 2 बच्चे जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। और जब जुड़वा बच्चे उसके हो जाते हैं तो अनुपम को नौकरी करने में नहीं बन रहा होता है, वो परेशान हो जाती है। तो वो अपने पति से कहती है क्यों नहीं कि अब हम वापस भारत लौट चले और वहीं कोई काम देख लेंगे, अब हमारे बच्चे हो गए, हमने पैसे भी अच्छे कमा लिए हैं। उसके बाद ये दोनों भारत लौट आते हैं। भारत लौट के आके अनुपम गुलाटी जो अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है कि मैंने बिना कहे शादी कर ली। उसके बाद उसके माता पिता बिछड़ी हुई बेटी मिलती है, उसके प्यार में सब चीज़ों को भूल जाते हैं, उसको माफ़ करके अपने पास रख लेते हैं। तो अनुपम गुलाटी जो होती है वो अपने माता पिता के साथ रह के अपने बच्चों की परवरिश करती है। और जो राकेश गुलाटी होता है वो नौकरी की तलाश में रहता है। काफ़ी कोशिशों के बाद उसको नौकरी मिल जाती है, एक बड़ी नेशनल कंपनी होती है, इंटरनेशनल बड़ी ब्रांड होती है, उसमें उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है और नौकरी मिलती है कलकत्ता में। इसलिए नौकरी के सिलसिले में कलकत्ता चला जाता है नौकरी करने के लिए। और अनुपम गुलाटी है जो अपने माँ बाप के साथ रह करके बच्चों की परवरिश करती है। और राकेश गुलाटी जो है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। और उसी दौरान उसकी एक कोलकाता की रहने वाली महिला से उसकी मुलाकात होती है। बहुत ही खूबसूरत महिला थी, उसकी खूबसूरती में वो उसको अपना दिल दे बैठता है। उन दोनों में प्यार की शुरुआत होती है। उनके इस प्यार की शुरुआत, जो प्यार पहले भी एक लड़की से हुआ था इसको, सुमित गुलाटी को, उसके बाद दूसरी औरत से भी प्यार हो जाता है। तो इस प्यार की जब कुछ दिनों में परवान चढ़ने लगता है, कुछ बातें बढ़ने लगती है, तो इस सारी बातों का पता इसकी पत्नी को अनुपम गुलाटी को लग जाता है। गुलाटी जो होती है वो बहुत ही शातिर और तेज माइंड पढ़ी लिखी औरत होती है। तो वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पति मुझे भूल जाए, उससे शादी कर ले। तो इसी डर के मारे वो सीधी कोलकाता पहुंच जाती है अपने बच्चों को लेकर के। और वहां जाकर इन दोनों में आपस में बहुत भयंकर झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद मामला थाने में पहुंच जाता है और थाने से ये मामला सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है। और कोर्ट में ये दोनों अलग होने की बात कहते हैं, लेकिन जज एक आदेश पारित करता है, कहता है कि सुमित गुलाटी से कि आप गुजारा भत्ता के तौर पे 20,000 रुपये पर मंथ बच्चों की परवरिश के लिए आप इनको जमा करवाओगे और अपनी पत्नी को दोगे। और दोनों अलग रहते हैं। कुछ दिन ऐसी ज़िंदगी चलती है, लेकिन फिर दोनों पति पत्नी मिलते हैं और ये फैसला किया जाता है दोनों मियाँ बीवी मिलके कि कोर्ट से केस वापस लेते हैं और दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं, नई ज़िंदगी दोबारा से जीने का ये फैसला करते हैं। और कहते हैं कि सारे पिछले जो काले पन्ने हैं उनको मिटा दिया जाए, उस बातों को भूल करके ये नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए देहरादून में आ जाते हैं। और देहरादून में आकर के सुमित गुलाटी एक जगह नौकरी करने लगता है
और नौकरी करने लगता है तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती, दोनों बच्चों के साथ, जिनके बच्चे दोनों साथ साथ ही रहा करते हैं। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी वो उस पर अक्सर शक किया करती थी कि ये बाहर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये कहीं और भी किसी औरत के संपर्क में आ गया हो। इसी बात को लेकर उनमें दोनों में आपस में झगड़ा हुआ करता था। एक दिन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उनमें मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बच्चे सो चुके होते हैं और सुमित गुलाटी अनुपमा गुलाटी को बहुत तेज देख धक्का मारता है और उसका सर बेड के कोने पे टकराता है। कोने पे टकराने के बाद में वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में काफ़ी देर वो इंतजार करता है कि इसको होश आएगा, लेकिन उसका होश नहीं आता। आधा घंटा होश ना आने के बाद वो चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही होती है। सांसें जब चल रही होती है तो उसके दिमाग में ये बातें आती है कि ये अनुपमा गुलाटी जो है उस पर पहले भी एक केस कर चुकी है और हो सकता है ये मारपीट का दूसरा नया केस कर दे। इसी बात से वो डर जाता है और उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करता है। और जब वो गला दबाता है तो वो तेज तेज चिल्लाती है। तभी वो एक रुई का गट्ठर उठाता है, उसके मुंह में ज़बरदस्ती घूंस देता है, पूरा मुंह ब्लॉक कर देता है। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को बाथरूम में छुपा देता है। सुबह होती है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो दूसरे बाथरूम का यूज़ करता है, बच्चों को स्कूल भेज देता है। उसके बाद वो मार्केट जाता है। मार्केट जा कर के वो लकड़ी काटने की एक आरी खरीदता है और एक डी फ्रीज खरीदता है। डी फ्रीज को घर में ला कर रखता है। उसके बाद वो दोबारा मार्केट जाता है और फिर उसके बाद एक हाथ से काटने वाली आरी खरीदता है, लकड़ी काटने वाली एक मशीन खरीदता है, उसकी जो काटने का एक औजार होता है वो खरीदता है, डी फ्रीज खरीदता है। वो मार्केट से अलग अलग दुकानों से अलग अलग चीज़ें खरीदता है जिससे किसी को शक ना हो। उसके बाद वो रात का इंतजार करता है, बच्चे को खाना वाना खिला के सुला देता है और सुलाने के बाद में वो फिर अपनी पत्नी की बॉडी को फ्रिज में से निकालता है। पहले वो फ्रिज में रख देता है, ताला लगा देता है, उसके बाद फिर निकालता है। उसके फिर पैर काटता है, फिर उसके हाथ काटते हैं। इसी तरह से शरीर के 72 टुकड़े कर देता है, 72 पॉलीथीन बना देता है। 72 पॉलीथीने उसी का फ्रिज में रख देता है पैक करके, और वो फ्रिज को हाई टेम्परेचर पे चला देता है, हाई स्पीड पे, जिससे उसके सारी बॉडी की बर्फ बन जाती है। और वो हर संडे को बच्चों की छुट्टी के साथ अपने बच्चों के साथ घूमने जाता था और उसमें 3-4 पॉलीथीन वो अपनी गाड़ी में रख ले जाता था और पहाड़ी इलाकों में घूमने जाता था तो वहीं वो 3-4 पन्नियाँ थी वो इधर उधर फेंक देता था। धीरे धीरे वो पन्नियाँ कम होने लगी। जब पन्नियाँ करीब 50-52 रह गई थी तो अपने साले के दबाव में आकर वो पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो ये जांच में उसको पुलिस पकड़ लेती है कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। और वो इस बात का कबूलनामा भी कर लेता है कि उसके झगड़े से परेशान होकर के और उस शक्की माइंड की वजह से मैं उसकी हत्या कर चुका होता हूँ और उसके टुकड़े करके मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। जो अनुपमा का पति होता है वो सातिर माइंड होता है। वो धीरे धीरे करके सब कुछ वो कर चुका था, किसी को ये भी पता नहीं लगा था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। इस तरह से उन टुकड़ों के जरिए उसकी बॉडी को वो ठिकाने लगा रहा था। लेकिन उससे एक ही गलती होती है कि जब वो नहाने जाता है तो बाथरूम में अपनी ही पत्नी के फ़ोन से वो मैसेज कर देता है उसके भाई को कि भैया मुझे ढूंढना नहीं। और इसी बात के चक्कर के चलते जो एसएचओ होता है वो उसको उसका भाई ये बता देता है कि सर जो 52 दिन से नहीं हुआ वो अचानक ऐसा हुआ कि मेरे आने के बाद उसको कैसे ये पता लगा कि मैं घर पे आ गया हूँ। और मेरी बहन ने मुझे मैसेज भी किया कि आप मुझे ढूंढने के लिए परेशान ना हो, मैं लौट के नहीं आऊँगी। जब ये बात एसएचओ को पता लगती है तो एसएचओ उस पर बिल्कुल शक हो जाता है कि हो ना हो इस जो गुलाटी का पति है इसको सब बातों का पता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है और वो जेल में सज़ा काट रहा होता है। सज़ा काटते काटते उसको 11 साल हो जाती है और 11 साल बाद जज को एक पत्र लिखता है कोर्ट को और कहता है कि सर मुझे कुछ दिन के लिए पैरोल पे छोड़ा जाए, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है और कुछ समय उनके साथ बिताना चाहता हूँ। कोर्ट को ये सारी बातें जब पता लगती है कि ये केस इस तरह का था तो कोर्ट उस पर ये कहती है कि ऐसे आदमी को सलाखों से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं समाज में भेजना चाहिए। इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा और लोग ये सोचेंगे कि इस तरह की हत्या करने वाले दुर्दांत अपराधी को भी कोर्ट नहीं रोकती है, जेल के पीछे नहीं रख पाती है, तो फिर आम आदमी के लिए भी इस तरह की हो, समाज में गलत मैसेज न जाए, इसी वजह से उसको नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद वो अपनी आजीवन कारावास की सज़ा पूरी करता है।
अभी वो जेल में ही है और जेल में ही वो सज़ा काट रहा हुआ है। ऐसे समाज में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए इस तरह से हत्या कर देते हैं। तो सभी सचेत रहिए, सावधान रहिए, इस तरह की घटना कहीं किसी और के साथ ना हो। जब तक के लिए कल मिलेंगे आपको, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल रात ठीक 8 बजे नई कहानी के साथ, नए जोश के साथ।